हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर लघु उत्तरीय। तो चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल कालीन स्थापत्य कला को समझाइए। तो हमें बताना है मुगल कालीन स्थापत्य कला को। तो उसका उत्तर रहेगा कि मुगल काल में भवन निर्माण, चित्रकारी, नृत्य, संगीत एवं अन्य विविध कलाओं का विकास हुआ, लेकिन सर्वाधिक प्रगति स्थापत्य कला का या कला के क्षेत्र में हुई। शाही संरक्षण एवं सामंती प्रश्रय तथा मुगल कालीन आर्थिक समृद्धि ने विविध कलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय हिंदू, मुस्लिम एवं ईरानी कला शैलियों के प्रभाव से मुगल शैली का विकास हुआ। मुगलों के अधीन सबसे अधिक प्रगति वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुई। मुगल शासकों ने भव्य महलों, किलों, द्वारों, मस्जिदों, बागों का बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया। राजधानी व अन्य प्रमुख नगरों को सजा दिया। मुगल काल में इस्लामी व राजपूत शैलियों के मिश्रण से मुगल स्थापत्य कला का विकास हुआ है। बाबर ने आगरा एवं लाहौर में अनेक बाग लगवाए। उसने पानीपत की काबुली मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद बनवाई। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। हुमायूं ईरान से कई कुर्द कारीगरों को अपने साथ लाया, जिन्होंने स्थापत्य कला के विकास में योगदान दिया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह महल, आगरा और फतेहपुर में अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। हुमायूं के समय में ही शेर शाह सूरी ने पुराना किला दिल्ली की मरम्मत करवाई तथा सासाराम बिहार में अपना प्रसिद्ध मकबरा सासाराम का मकबरा बनवाया, जो हिंदू और मुसलमानी कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर के पास पर्याप्त धन एवं समय था, अतः उसके समय में स्थापत्य कला का तेजी से विकास हुआ। अकबर ने अनेक दुर्गों, महलों, मस्जिदों, मकबरों तथा सरायों का निर्माण कराया। उसने भवनों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया। उसने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में किलानुमा दुर्ग का निर्माण कराया। इस किले के अंदर मुस्लिम, गुजराती, बंगाली और राजपूत शैलियों के अनेक महल बनवाए, जैसे बीरबल का महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इबादत खाना इत्यादि। सीकरी में अकबर ने एक भव्य मस्जिद एवं बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। यह दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली में हुमायूं मकबरे का निर्माण कराया। यद्यपि जहांगीर के समय में चित्रकला का अधिक विकास हुआ, लेकिन स्थापत्य के क्षेत्र में भी उसके समय कुछ भवनों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय में भवनों के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग अधिकता से होने लगा तथा कीमती पत्थरों से नक्काशी की जाने लगी। जहांगीर ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य पूरा किया। उसने कश्मीर में निशात बाग, शालीमार बाग बनवाए। नूरजहां ने अपने पिता इत्मद्दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा तथा खुसरो बाग का निर्माण कराया। मुगल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष शाहजहां के शासनकाल में हुआ। शाहजहां के समय की सबसे सुंदर इमारत आगरा का ताजमहल है। यह विश्व की आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है। इसकी मुख्य विशेषता इसका विशाल संगमरमर का गुंबद तथा चबूतरे के चारों किनारों पर खड़ी विशाल 4 मीनारें हैं। शाहजहां ने दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण करवाया
जो मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। उसने दीवानी आम तथा दीवानी खास का निर्माण कराया। शाहजहां के समय में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर थी, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद प्रमुख है। उसने आगरा के किले में संगमरमर से मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म क्या था और यह धम्म के क्या राजनीतिक उद्देश्य थे, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर रहेगा, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में धम्म का विशेष महत्व था। धम्म संस्कृत के धम्म शब्द से बना है। यह जीवन तथा समाज के नियमों को इंगित करता है। यद्यपि इसका संबंध धर्म से है, तथापि इसमें धर्मनिरपेक्ष नैतिक नियमों कर्तव्यों का भी उल्लेख है। धम्म का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों में नैतिक तथा सामाजिक नियमों का पालन एवं जागरूकता स्थापित करना था। धम्म दया, दान, शुचिता, साधुता, संयम, सत्य पर जोर देने वाला या जोर देता था। दूसरे शब्दों में अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों का प्रसार किया और इन्हीं सिद्धांतों को धम्म कहा गया। अशोक ने अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं बल्कि परलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहा था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसने धम्म की स्थापना की। अशोक के शासनकाल में धम्म का विशेष महत्व था। धम्म के द्वारा लोगों को माता पिता, गुरुओं तथा बड़ों के प्रति आज्ञाकारी बनाया जाता था, जिससे लोग समाज के लिए उपयोगी तथा जिम्मेदार नागरिक बन सकें। धम्म के प्रारंभिक चरणों में लोगों को लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उत्प्रेरित किया गया, जैसे कुएं खुदवाना, वृक्ष लगवाना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना आदि। हालांकि सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांत को धार्मिक और नैतिक उद्देश्यों से अपनाया था, परंतु इसमें राजनीतिक उद्देश्य भी निहित थे। जैसे यह स्पष्ट होता है कि अशोक का धम्म लोगों को राजनीतिक वफादारी के प्रति प्रेरित करता है, जिससे जनता राज्य के प्रति वफादार रहे तथा समाज व संघ की सेवा करे। सम्राट अशोक जानते थे कि इस इतनी विस्तृत संघ पर केवल तलवार और शस्त्र के बल पर लोगों पर शासन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए था। केंद्रीय राज व्यवस्था वाले मौर्य साम्राज्य का उद्देश्य था कि समस्त जनता में एक जैसी भावनाओं का विकास हो, जिससे लोग मिलजुल कर रह सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति में धम्म अत्यधिक सहायक हुआ। भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द इसी उद्देश्य हेतु रखा गया है। मौर्य साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक दूसरे के विरोध के रूप में कार्य कर रहे थे। धम्म सिद्धांत के माध्यम से अशोक ने कुछ बंधनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया और इस प्रकार अशोक द्वारा धम्म को प्रचारित करना धार्मिक, सामाजिक उद्देश्य के साथ राजनीतिक उद्देश्य हेतु भी था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन क्या था और इस आंदोलन की प्रमुख कमजोरियां क्या थीं? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन एवं उग्रवादी राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश शासन की आर्थिक व्यवस्था पर आघात करता था। इन दोनों उद्देश्यों से देशभक्ति की भावना को प्रभावशाली ढंग से विकसित करने का प्रयास किया गया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत, स्वदेशी शिक्षा की संकल्पना का विकास, स्वदेशी वस्तु का प्रचार तथा भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन। देसी कपड़े, नमक, चीनी आदि का प्रयोग करना, सरकार के अधीन
अवैतनिक पदों एवं काउंसिलों के स्थानों से त्यागपत्र देना, शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने वाला सामाजिक बहिष्कार। इस आंदोलन में मुसलमानों, महिलाओं की तथा विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, R.N. टैगोर आदि के द्वारा की गई। बम्बई, पूना तथा अन्य क्षेत्रों में तिलक, पंजाब एवं संयुक्त प्रांत में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, बिपिन चंद्र घाल का योगदान रहा। इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के प्रति रोष प्रकट किया। नरमपंथी चूंकि बहिष्कार को स्पष्ट समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यह उनकी नीतियों के खिलाफ हो जाता, अतः एक मध्य मार्गीय प्रस्ताव पारित किया जिसमें बहिष्कार के प्रति कांग्रेस की राय को स्पष्ट नहीं किया गया। 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बहिष्कार को तर्कसंगत माना तथा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। प्रस्ताव में बालक बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा के प्रश्न को उठाया गया। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार आदि के मुद्दे को बंगाल का स्थानीय मुद्दा मानकर आंदोलन की व्यापकता को नकारा गया तथा इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस विभाजित हो गई। जन क्षमताओं को केंद्र में रखकर जन संगठनों पर जोर दिया गया तथा आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया गया। विद्यार्थियों, महिलाओं, मुसलमानों, कुछ जमींदारों तथा शहरी क्षेत्र के निम्न वर्ग के आंदोलन में भागीदारी रही। अब जानते हैं आंदोलन की कमजोरियां क्या क्या थीं। तो उग्रवादियों के महत्वाकांक्षी प्रकार के कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन का अभाव, ब्रिटिश शासन द्वारा दमनकारी नीतियों का क्रियान्वयन, संगठनात्मक प्रबंधन की कमजोरियां तथा केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, जनाधार शहरी क्षेत्र के निम्न वर्ग तक सीमित रहा और आंदोलन के कार्यक्रमों में धार्मिक तत्वों का समावेश। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य भारत में हिंदू धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों को समाप्त करना तथा वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज की प्रमुख सिद्धांत कार्य निम्न है। तो देखिए सिद्धांत क्या है। सिद्धांत थे, आर्य समाज के प्रमुख 10 सिद्धांत हैं। आर्य समाज के प्रमुख 10 सिद्धांत हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ और हवन करना। तीसरा, मूर्ति पूजा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध करना। चौथा, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध करना। पांचवा, कर्म और पुनर्जन्म अथवा जीवन के आवागमन के सिद्धांत में विश्वास। छठवां, एक ईश्वर में विश्वास जो निराकार है। सातवां, स्त्री शिक्षा में विश्वास तथा उसे बढ़ावा देना। आठवां, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध। नौवां, विधवा विवाह का समर्थन कुछ विशेष परिस्थितियों में। और 10वां है हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार का प्रयत्न करना। अब इसके कार्य जानते हैं। तो इसके कार्य, उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज ने हिंदू धर्म तथा समाज सुधार हेतु निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य किए। तो पहला कार्य था धार्मिक सुधार कार्य। तो धार्मिक सुधार कार्य, धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, बलि प्रथा, स्वर्ग और नरक की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास
का विरोध किया। दयानंद सरस्वती का मानना था कि वैदिक धर्म में ही सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका आधार वेद हैं जो ईश्वरीय देन है। दूसरा है सामाजिक सुधार कार्य। तो आर्य समाज में सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए, जैसे कि बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था तथा जाति पाति के ऊंच नीच और भेदभाव को नहीं माना तथा सामाजिक एकता पर बल दिया। तीसरा है साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार कार्य। तो आर्य समाज ने साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अनेक पुस्तक लिखकर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया तथा संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका आदि। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्त्री का शिक्षित होना परिवार और समाज के लिए आवश्यक माना। चौथा है राजनीतिक जागृति। तो आर्य समाज ने भारत में राजनीतिक जागृति लाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने घोषणा की कि विदेशी राज्य से स्वराज्य हर प्रकार से बेहतर और श्रेष्ठ है। आर्य समाज में भारतवासियों में स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना प्रसार किया। पांचवा प्रश्न है भारत में हुए प्रमुख मुस्लिम समाज सुधार आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो हिंदू सुधार आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम समाज भी सुधार आंदोलनों की ओर प्रेरित हुआ। इन मुस्लिम सुधार आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म में प्रविष्ट हो गई बुराइयों को दूर करना था। इस सुधार आंदोलनों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना के उत्थान में भी योगदान दिया। प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन इस प्रकार हैं। पहला है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन 1817 से 1893 के मध्य। तो इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में चेतना का संचार करने व उन्हें प्रगतिशील बनाने में सक्रिय योगदान दिया। सर सैयद अहमद खां ने सरकार को मुसलमानों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उनका दृष्टिकोण था कि अंग्रेजों ने सहानुभूति प्राप्त करने हेतु मुसलमानों को सरकार से राजभक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने मुसलमानों में राजनीतिक चेतना जागृत की। दूसरा है वहाबी आंदोलन 1787 से 1831। अरब के वहाबी आंदोलन से प्रभावित सैयद अहमद बरेलवी भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। उनके इस आंदोलन ने मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु इस आंदोलन के पश्चात सभ्यता एवं पाश्चात्य शिक्षा की कटु आलोचना की और भारत में पुनः मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया था। सामान्य शब्दों में इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे। पहला था मुस्लिम धर्म का प्रचार और दूसरा था मुस्लिम समाज में कुरीतियों को समाप्त करना, अर्थात मुस्लिम समाज में सुधार करना। तीसरा है अहमदिया आंदोलन।
अहमदिया आंदोलन 1831 से 1908। इस आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। उन्होंने कादियानी संप्रदाय की स्थापना की थी। वे पर्दा प्रथा, बहु विवाह के विरोधी थे, लेकिन तलाक के समर्थक थे। इस प्रकार मुसलमानों में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना विकसित की, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुए। मुस्लिम समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियां समाप्त होने लगी, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट 5 प्रश्न उत्तर इस प्रकार थे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।